Hello, bachon. Let's start with the first lecture of the coordination compounds, which involves the introduction part, some basic terminologies of the coordination compounds, as well as the nomenclature of the coordination compounds. So here we go. First comes to the introduction कि salts क्या होते हैं. क्या पढ़ा है आप लोगों ने salts के बारे में आज तक बताओ. अगर हम किसी एसिड को बेस में डाल दें तो शायद पता है आपको क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर. तो इसी की मैं बात कर रहा हूं कि जो ये सॉल्ट्स होते हैं ये फर्दर बहुत भागों में डिवाइड होते हैं, लेकिन हमको जो दो भाग पढ़ने हैं दैट इज वन ऑफ देम इज द सिंपल सॉल्ट एंड अनदर इज द मिक्स्ड सॉल्ट. अब सिंपल सॉल्ट की अगर हम बात करें तो वो तुम्हारा NaCl हो सकता है, वो तुम्हारा KCl हो सकता है, वो तुम्हारा MgCl2 एक्सेट्रा. मिक्स्ड सॉल्ट्स का मतलब हो गया, मेरे कहने का तात्पर्य हो गया मिक्स सॉल्ट से एडिशनल या मॉलिक्यूलर कंपाउंड से. क्या होते हैं ये बेटा, देखो कि व्हेन टू और मोर सिंपल स्टेबल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड इन द स्टोइकियोमेट्री रेशियो. जैसे हमने KCl एक सिंपल सॉल्ट लिया, MgCl2 एक सिंपल सॉल्ट लिया और एक बीकर में हमने उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दिया, घोला, हीट किया तो एक हाइड्रेटेड फॉर्म मिल गया कार्नेलाइट KCl.MgCl2.6H2O. तो इसको हम बोलते हैं मिक्स सॉल्ट्स, एडिशनल सॉल्ट्स या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स. सिमिलरली ये चीज यहां से हटा के ऊपर कर दें. सिमिलरली जैसे आप मोहर सॉल्ट के बारे में आपने टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट किया होगा तो उसमें पढ़ा होगा, हमने FeSO4 लिया, NH4 होल स्क्वायर सल्फेट यानी कि आयरन सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट, पानी डाला, हीट किया, हाइड्रेट फॉर्म बनाया तो हमको मोहर सॉल्ट मिला. सिमिलरली FeCN2 प्लस 4 टाइम्स KCN डाला तो FeCN2.4 KCN, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं स्टाइलिश फॉर्म में K4FeCN6. तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं, ये सारे के सारे मिक्स सॉल्ट्स हैं और ये तभी मिल रहे हैं जब दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट्स को आप फिक्स्ड स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में मिला रहे हो विद द वाटर. ये पानी हो साथ में होना चाहिए, यह ध्यान रखना. नहीं भी होगा तो चलेगा, जैसे लास्ट वाला एग्जांपल देख लो. लेकिन एक में पानी है और एक में पानी नहीं है, ये दर्शा रहा है कि ये फर्दर जो एडिशनल कंपाउंड्स हैं वो आपके दो भागों में डिवाइडेड है. तो वो दो कौन कौन से हैं? एक का नाम डबल सॉल्ट है, एक का नाम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं? दे एग्जिस्ट ओनली इन द सॉलिड स्टेट. इन एक्वा सॉल्यूशन दे डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस. जबकि अगर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें, दे एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन द एक्वा सॉल्यूशन बिकॉज द कॉम्प्लेक्स आयन डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस. अब देखो इसके कहने का तात्पर्य क्या है, जरा मैं आपको थोड़ा आराम से बता देता हूँ, यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना. आपने अभी पीछे एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें लिखा था KCl.MgCl2.6H2O. बेटा अगर तुम इसको डिसोसिएट करना चाहो थ्रू हीट और थ्रू एडिंग इन सम पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा K प्लस प्लस Cl माइनस प्लस Mg2 प्लस 2Cl माइनस एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मस्ट हैव बीन लॉस्ट. But this is the case only if we are considering the double salts. इसको कहा जाता है डबल सॉल्ट. मतलब एक ऐसे सॉल्ट्स, एक ऐसा मॉलिक्यूलर कंपाउंड, एक ऐसा एडिशनल कंपाउंड, एक ऐसा मिक्स सॉल्ट जिसको तोड़ने पर आपको वापस से वही आयंस मिल जाए जिनसे मिलकर ये बना था. लेकिन अगर हम बात करें इस तरीके के मॉलिक्यूल्स की लाइक K4FeCN6, ऐसे मॉलिक्यूल्स बेटा अगर हम तोड़ना चाहें तो हमको देता है 4K प्लस प्लस FeCN6 4 minus. Now if you want to dissociate this particular molecule, this particular complex part, ये कभी डिसोसिएट नहीं होगा. समझ रहे हो? ये FeCN6 4 माइनस फर्दर आगे डिसोसिएट नहीं होने वाला. तो यानी कि जो ये कॉम्प्लेक्स है ये एक अपनी पहचान है, ये एक एंटिटी है. जैसे अगर सल्फेट आयन है, क्या तुम इसको तोड़कर S या O को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, मुमकिन नहीं है ना. उसी तरीके से FeCN6 4 माइनस एक एंटिटी है, एक कॉम्प्लेक्स आयन है, तुम इसको कभी नहीं तोड़ सकते.
और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखो, पहले तो हम तुम्हें चीज़ समझाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो चीज़ें होती हैं, जैसे ये Fe लिखा है, इसको बोलते हैं CMA, सेंट्रल मेटल एटम, और एक होता है साइनाइड या कुछ भी और हो सकता है, इसको बोलते हैं लिगेंड। लिगेंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेता है। तो जैसे यहाँ पर हमने 6 Cn माइनस बनाए हुए थे, और बीच में Fe था, ये Cn इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है थ्रू दी, मतलब लोन पेयर दे रहा है अपना, विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रस्तुत है जिसको हम आयंस में नहीं तोड़ सकते। कोवेलेंट बॉन्ड का छोटा भाई होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक तरफा शेयरिंग होती है। ये जो आपका जो साइनाइड है, इस पे जो लोन पेयर है वही Fe2+ की तरफ जा रहे हैं, तो एक तरफा प्यार को ही बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझे? एक तरफा प्यार कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है बच्चों। तो चूंकि लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। अब आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं हम लोग पहला पॉइंट। दे एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट, इन एक्वस सॉल्यूशन दे डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस। बात समझ में आ गई? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात करें, दे एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन द एक्वस सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इनका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, दे नेवर गेट डिसोसिएट। अभी ये कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब डबल सॉल्ट में जैसे दूसरा पॉइंट आ रहा है, दे आर दी आयनिक कंपाउंड्स एंड डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बट ऑब्वियस की बात है, KCl.MgCl2.6H2O में कहाँ है? कहीं पे कोई कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? नहीं। ये मॉलिक्यूल सिर्फ आयनिक बॉन्ड कंसिस्ट कर रहा है और टूटने पर अपने कंसेक्यूटिव आयंस दे रहा है जिनसे मिलकर वो बना था। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, कह रहा है दे मे और मे नॉट बी आयनिक बट द कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑलवेज कंटेन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कॉम्प्लेक्स पार्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये तो तुमने देख लिया। ये क्या कह रहा है? दे मे और मे नॉट बी आयनिक। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि देखो, हम तुम्हें बता दे रहे हैं, एक्चुअली में तीन तरीके के कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल। क्या तात्पर्य है, जरा और डिटेल में समझ लो। जैसे ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, इसको तुम किस भाग में तोड़ोगे? इसको तुम तोड़ोगे Cu NH3 का 4 2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। इसको तुम तोड़ोगे किस फॉर्म में? 4K प्लस प्लस FeCN6 4 माइनस। लेकिन तुम इसको नहीं तोड़ पाओगे क्योंकि इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। इसको तुम नहीं तोड़ पाओगे, इसके आगे पीछे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये पोर्शन जो है, जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोई भी आयनिक पार्ट नहीं है। ऊपर वाले अगर हम दो बात करें, इनमें आयनिक है। आयनिक मतलब इस पोर्शन और इस पोर्शन में आयनिक बॉन्ड है। लेकिन जो ये स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अब ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है क्यों? क्योंकि इसका जो कॉम्प्लेक्स पोर्शन है वो प्लस पॉजिटिव में है। ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो एनायनिक है। और न्यूट्रल क्योंकि इसमें कोई चार्ज ही नहीं है। तो अब एक बार फिर से पढ़ते हैं इस पॉइंट को, वो क्या कह रहा है, आइए जरा समझते हैं। दे मे और मे नॉट बी आयनिक बट द कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑलवेज कंटेन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पार्ट। क्यों? सही पकड़े कि नहीं? ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट ऑफ डबल सॉल्ट। कह रहा है मेटल आयंस शो दियर नॉर्मल वैलेंसी। इसमें जो भी, जैसे KCl.MgCl2 वाला एग्जाम्पल फिर से ले रहा हूँ, अगर तुमने उसको तोड़ा तो तुमने ये देखा कि K प्लस है तो K प्लस ही मिल रहा है, कोई बनावटी पना नहीं है उसमें। Mg2+ है तो Mg2+ ही मिल रहा है। तो metal ions show their normal valency in the double salts, but in the case of the complex part, the central metal ion contain two types of valencies. One is primary valency and another is the secondary valency.
प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी का कंसेप्ट हमको वर्नर थ्योरी के दौरान मिला था। ये क्या होती है आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। प्राइमरी वैलेंसी को अब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से जानते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को अब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से जानते हैं। अभी आपको इतनी हिंट दे देता हूं बस। नेक्स्ट है कि दे लूज देयर आइडेंटिटी इन द सोल्यूशन, बट ऑब्वियस की बात है जब टूट रहे हैं तो लोग आइडेंटिटी तो लूज कर ही रहे हैं ना। और चूंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं टूटता है तो दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द कॉम्प्लेक्स इन द सॉल्यूशन, सॉरी। The properties of the double salts are as same as those of the constituent ions because they are dissociating. The properties of these compounds are different from its constituent ions because the complex part is not able to dissociate, and we can see that the center metal atom and the ligand is having the coordinate bond between them, and that's why they are known as the coordination compounds. Clear होती है बात? तो ये टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आप लोग समझ चुके हो, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कह रहा है एक क्वेश्चन है, KCN is highly poisonous while K4FeCN6 is not. Why? क्योंकि KCN तुम्हारा एक आयनिक कंपाउंड है, तो तुम अगर इसको डिसोसिएट करोगे तो वो K प्लस प्लस Cn माइनस में टूट जाएगा। Cn माइनस चूंकि निकल रहा है, ये पॉइजनस नेचर का है, इसलिए KCN पॉइजनस है। वहीं दूसरे छोर पे अगर हम K4FeCN6 की बात करें, इसके अंदर साइनाइड आयन तो है लेकिन इसको आप तोड़ नहीं सकते हो, ये अलग नहीं हो सकता है। ये ज्यादा से ज्यादा टूटेगा तो 4K प्लस प्लस FeCN6 4 माइनस देगा, लेकिन इसके बाद तो वो नहीं टूटेगा ना, इट कैन नॉट बी डिसोसिएटेड। तो ये पॉइजनस क्यों होगा? साइनाइड आयन मिल रहे हैं तो पॉइजनस है, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा पॉइजनस। नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें सबसे पहला टर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है। तो कह रहा है व्हेन अ सेंट्रल मेटल एटम इज लिंक्ड टू number of ligands by means of coordinate bond, the resulting compound are called the coordination compound or complex. This is what I have explained you earlier. Next is the coordination entity and the counter ion. तो जो चीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी रहती है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। तो पोर्शन इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो उसके बाहर लटका होता है ना, जैसे K4FeCN6 में जो 4K प्लस है, जो K है, दैट इज कॉल्ड काउंटर आयन या आयनाइजेशन स्फीयर। लिखा भी है, इसकी डेफिनेशन ये लिखी है, आयंस प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। अब जैसे इस एग्जांपल में आपको बताना है कि कौन क्या है, तो जैसे आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया CrNH3 6 3Cl3, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं, और जो बाहर Cl लिखा है उसको काउंटर आयन कहते हैं। फिर जैसे अब इस एग्जांपल में देखो NiCO4 में ये न्यूट्रल है, इसके आगे कुछ नहीं इसके पीछे कुछ नहीं, तो काउंटर आयन के आगे ऐसे डैश लगा है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप खुद से देख सकते हो, बहुत आसान है। जैसे K2NiCN64 CN4 है, तो इसमें NiCN42 माइनस जो है ये आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी है और 2K प्लस आपका काउंटर आयन है। सिंपल है। नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल एटम या आयन। तो जैसे मैंने बताया कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज है, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, वो दो तरीके से, उसके अंदर दो चीजें होती है, एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, एक लिगेंड होता है। तो दोनों की डेफिनेशन सामने आप देख पा रहे हो। इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम आयन टू विच वन और मोर न्यूट्रल और चार्ज मॉलिक्यूल्स आर बाउंड बाय मींस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नोन एज सेंट्रल मेटल एटम। याद रखना, जब भी लिगेंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है सेंट्रल मेटल एटम को तो फिक्स ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट के थ्रू देता है। अभी तुमने जैसे देखा, मैंने साइनाइड्स जो 6 साइनाइड्स थे उसको Fe ने उसको जब घेरा, तो ऐसा नहीं हमने कहीं से भी कुछ लगा दिया। आई हैव डन इट विद अ परफेक्ट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, दैट इज द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। 4 होते तो स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल पॉसिबल होता, 5 होता तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल पॉसिबल होता। तो जब भी लिगेंड अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को फेंकता है तो एक परफेक्ट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट के थ्रू फेंकता है, और इसी को कोऑर्डिनेशनल पॉलीहेड्रन भी कहते हैं। आगे इसकी डेफिनेशन आएगी। लिगेंड, अच्छा हाँ, सेंट्रल मेटल एटम इसीलिए लुईस एसिड के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहे हैं, और लिगेंड्स चूंकि दे रहा है इसलिए वो लुईस बेस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, एनी molecular ion which can donate at least a pair of electron to the central atom ion to form a coordinate bond, है ना, सही चीज है। वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे एटलीस्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
एटलीस्ट अ लोन पेयर, तो उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब तो उसको हम लिगेंड कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू करता है, एक तरफा प्यार है, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है। तो इन अ लिगेंड द एटम विच एक्चुअली डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द डोनर एटम और लिगेटिंग एटम। इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लो NH3 एक लिगेंड है, उसपे सिर्फ लोन पेयर तो नाइट्रोजन के ऊपर है ना, हाइड्रोजन के ऊपर तो है नहीं। तो नाइट्रोजन ही जो सक्षम होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने के लिए, तो नाइट्रोजन इज नोन एज दैट डोनर एटम और द लिगेटिंग एटम। तो लिगेंड के अंदर एक ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा हो, जो पेयर दे रहा हो, लोन पेयर दे रहा हो, उसको लिगेटिंग एटम या डोनर एटम बोलते हैं। तो लुईस एसिड सेंट्रल मेटल एटम है, लुईस बेस लिगेंड है। लुईस एसिड लुईस बेस मिलकर सॉल्ट बनाता है और वही हम पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में आते हैं, तो लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन अगर हम डेंटिसिटी के पर्पस पे करें तो वो किन किन भागों में डिवाइडेड है, आइए चलिए देखते हैं। लेकिन डेंटिसिटी का मतलब तो पता हो पहले। डेंटिसिटी का मतलब है द नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट इन द लिगेंड मॉलिक्यूल which are forming the coordinate bond with the central metal atom। मोनोडेंटेट या पॉलीडेंटेट ये दो स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है। एम्बीडेंटेट और ब्रिजिंग या फ्लेक्सीडेंटेट इनको हम अलग कैटेगरी में पढ़ सकते हैं। अगर हम स्पेसिफिक हो जाए कि नहीं यार हमको डेंटिसिटी के बेसिस पे ही हमको बताओ, तो वो सिर्फ दो हैं, मोनो और पॉली। बाकी एम्बीडेंटेड ब्रिजिंग अलग से भी पढ़ा जा सकता है, हालांकि ब्रिजिंग आपके बोर्ड्स में नहीं है, तो यू कैन स्ट्राइक ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। मोनोडेंटेड मतलब डेंटिसिटी अभी वर्ल्ड क्लियर हो जाएगा जब आप क्लासिफिकेशंस पढ़ लोगे इसके, ठीक है, तो आप परेशान ना हो ना इसके लिए। मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट, if the ligand coordinates with the central metal atom using only one donor atom irrespective of the donor atoms is called monodentate। जैसे अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, वाटर, एमोनिया, पायरिडीन, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, इन सबके अंदर भले कितने एटम्स हो लेकिन एक ही एटम है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, है ना, इसलिए वो मोनोडेंटेट है। डाइडेंटेट में क्या होता है, जैसे डाइडेंटेट का ये जीता जाता एग्जाम्पल इथाइलिन डायमीन लिखा है यहाँ पर, इसको मैं और अच्छे से ब्रॉड सेंस में लिख देता हूँ। ये इथाइलिन डायमीन या इथेन 1,2 डायमीन का मतलब ये हो गया NH2CH2CH2NH2। अब इसमें ये नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है और दोनों एक साथ देते हैं। तो चूंकि दोनों एक साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, इसलिए बाइडेंटेट या डाइडेंटेट के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से एक एग्जांपल हमारे पास ऑक्सिलेटो आयन भी है। ऑक्सिलेटो आयन का मतलब COO-COO-, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, दोनों एक ही समय पे एक साथ दे रहे हैं, इसलिए डाइडेंटेट है। एक एग्जाम्पल और ग्लाइसिनेट, एसिटिल एसिटोनेट, ये भी लिखा हुआ है। मतलब जितने डोनर एटम्स एक साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं वो उसकी डेंसिटी डिसाइड करता है। अगर एक ही डोनर एटम है, एक ही देगा तो मोनोडेंटेट, अगर दो हैं और दोनों एक साथ दे रहे हैं तो डाइडेंटेट। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर दो डोनर एटम है और दो में से कोई एक ही दे रहा है तो वो फिर डाइडेंटेट नहीं होगा, वो फिर मोनोडेंटेट ही होगा। क्लियर? तो बच्चों नेक्स्ट आते हैं पॉली या मल्टी डेंटेट लिगेंड्स पे। ये कह रहा है व्हेन टू और मोर डोनर एटम्स प्रेजेंट इन अ लिगेंड, when two or more donor atoms present in the ligand coordinates with the central ion। जैसे हमने बाइडेंटेट के बारे में बताया था, ट्राइडेंटेट भी होता है, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, यहाँ तक है। बाइडेंटेट मतलब जैसे यहाँ पर जो ईएन है उसमें दो नाइट्रोजन है, दोनों डोनर एटम्स की तरह वो कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंक रहे हैं, इसलिए ये डाइडेंटेट है। अगर तीन नाइट्रोजन होते, तीनों एक साथ फेंक रहे होते तो वो ट्राई, चार तो टेट्रा, पांच तो पेंटा, छः तो हेक्सा। ट्राई, टेट्रा, पेंटा इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, डाइडेंटेट लिगेंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके तीन चार एग्जांपल्स याद कर लो जो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखलाए हैं इस टेबल में जो बने हुए हैं, ठीक है, ये देख लो आप लोग। एक डाइडेंटेट लिगेंड है, एक ऑक्सिलेटो आयन है, एक ग्लाइसिनेट आयन है, एक एसिटाइल एसीटोनेट है। ये चारों बहुत ही कॉमन है, ठीक है, ये चारों बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं ये।
सब में देख लो डोनर एटम दो दो हैं। अब यहाँ पे जैसे दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन है। तो थिंग्स वर्क्स लाइक दैट। नाउ इट्स सेइंग दैट गिव वन एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेड लिगेंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है EDTA। चार्ज होता है 4-। EDTA का मतलब हो गया E स्टैंड्स फॉर इथाइलिन, D स्टैंड्स फॉर डायमाइन, T स्टैंड्स फॉर टेट्रा एंड A स्टैंड्स फॉर एसीटेट। मतलब इथाइलिन डामीन क्या होता था? इथाइलिन डामीन ये होता था CH2NH2 और फिर से ये CH2NH2। ठीक है। अब किया क्या मैंने, यहाँ नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन हटा दिए, ये नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन हटा दिए, उसके बदले में 4 एसीटेट आयंस ले आया, टेट्रा एसीटेट है ना। तो CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस। Now you can see that we have 6 donor atoms. How so? अच्छा ये नाइट्रोजन के ऊपर ये लोन पेयर भी तो दिखाओ। तो 6 डोनर एटम्स कैसे हैं दिखाएं आपको। 1 2 3 4 5 6। मतलब आपके पास 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन हैं जो कि डोनर एटम्स का काम कर रहे हैं, इसलिए ये हेक्साडेंटेड लिगेंड के अंतर्गत आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। You have a note that polydentate ligands have flexible character and thus they are called flexidentate ligands. फ्लेक्सिबल करेक्टर का ये मतलब है कि कभी जैसे EDTA के ये नाइट्रोजन के लोन पेयर कहीं दूसरी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट अगर कर गए, नाइट्रोजन के ये लोन पेयर क्यों हैं? क्योंकि ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इन्होंने किसी के साथ बॉन्ड बना लिया, मान लो इसने 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ लिए तो अब नाइट्रोजन का लोन पेयर तो है नहीं, तो ये होना तो हेक्साडेंटेड लिगेंड चाहिए था, लेकिन इस समय ये पेंटाडेंटेड लिगेंड हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरफ, सेंट्रल मेटल एटम को ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दे पाएगा। सिमिलरली अगर ये भी नाइट्रोजन अपना हाथ पीछे कर ले ये दोनों नाइट्रोजन कहते हैं हमें नहीं पार्टिसिपेट करना, हमें नहीं देना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये फिर टेट्राडेंटेट की तरह एक्ट करेगा क्योंकि 4 ऑक्सीजन है जो दे सकते हैं। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जितने भी होते हैं वो अपना फ्लेक्सिबल नेचर शो करते हैं, इसीलिए उनको फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जैसे उनकी हैसियत है 6 डोनर एटम्स की, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकते हैं वो, लेकिन उनका मन आया तो कभी वो 5-4 भी दे सकते हैं। तो दे मे कैन एक्ट एज अ टेट्रा और पेंटाडेंटेड लिगेंड। सिमिलरली अगर कोई ट्राइडेंटेड लिगेंड है और वो 2 नहीं देना चाहता, एक ही देना चाहता है, या मान लो एक नहीं देना चाहता 2 देना चाहता है, तो वो मोनोडेंटेड बाइडेंटेड की तरह एक्ट कर सकता है। बाइडेंटेड लिगेंड जैसे सल्फेट है, सल्फेट में SO4 2 माइनस में 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं, और सल्फेट हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है, लेकिन मन चाहा तो उसने एक ही दिया, एक नहीं दिया, तो वो मोनोडेंटेड होगा। तो जैसे हमने फ्लेक्सीडेंटेट के बारे में यहाँ पर लिखा है, दिखा देते हैं, ये यहीं पे पढ़ लो भी, बाद में नहीं पढ़ाएंगे। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, सर्टेन लिगेंड्स हैव मोर देन 1 डोनर एटम्स like SO4 2 minus, CO3 2 minus. Such ligands can behave as monodentate ligand in one complex and bidentate ligand in another complex. Such ligands will show the variable denticity. Variable denticity means flexidentate ligand. In different complexes are known as flexidentate ligand. जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर जो लिखा है, देखो तुम्हें इतना अब तक पता चल चुका होगा कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो फिक्स होता है। जैसे कोबाल्ट का अगर 6 है तो 6 ही रहेगा। अपने कोर्स में वैसे भी 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले ही कंपाउंड्स हैं। जैसे ये 5 और 1, ये 6 हो गया। अब तुम सोचो कि सर यहाँ पे सल्फेट है, बाइडेंटेट है, तो ये 5 + 2 गिनेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। 5 ये है, 1 ये है। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में हमारा जो सल्फेट है मोनोडेंटेट की तरह एक्ट कर रहा है।
अभी कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। उससे पहले हम जरा ऊपर आते हैं, और ये स्टेटमेंट आपको अगर समझ में आ गया हो तो बताना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत है तो अभी दूर हो जाएगी, अभी और क्लियर हो जाएगा आपको। एम्बीडेंटेड लिगेंड समझो क्या है। एम्बीडेंटेड लिगेंड जैसे वही हैं जो हेलोकेन हेलोरीन में तुम लोगों ने मेरे से पढ़ा था, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, जिसमें साइनाइड आयन बहुत ही ज़्यादा काम का था, कि अगर आर एक्स के सी एन के साथ रिएक्ट करता है तो आर सी एन देता है, लेकिन आर एक्स अगर ए जी सी एन के साथ रिएक्ट करता है तो आर एन सी देता है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। तो एम्बीडेंटेड का मतलब यही होता है कि जिनके पास दो डोनर एटम है, लेकिन कोई एक समय पे एक ही दे सकता है, दोनों एक साथ नहीं दे सकते हैं। तो these are basically the monodentate ligands, but they have the two donor atoms. And among that donor atoms, only one is responsible for the bond formation at a time. Like if carbon is giving to the metal, then the world is cyano or cyanido. But if the same time nitrogen अगर participate कर रहा है bond बनाने में, तो वो isocyanide होगा। ऐसे 3 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं जो आपके कोर्स में हैं। साइनाइड, नाइट्रो, थायोसाइनेटो। डेफिनेशन एक बार देख लिए, कह रहे हैं सर्टेन लिगेंड्स हैव टू और मोर डोनर एटम्स इन दियर स्ट्रक्चर, बट व्हाइल फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स ओनली वन डोनर एटम कोऑर्डिनेट्स टू द सेंट्रल एटम। ठीक, अभी ब्रिजिंग आपके उसमें बोर्ड्स में नहीं है, तो अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ, फिर कभी आगे वीडियो में पढ़ेंगे। नाउ दिस चिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जितना भी पॉलीडेंटेड लिगेंड होता है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चिलेशन होती है। चिलेशन का मतलब होता है रिंग बनाना। Chilation या chilate has been derived from the Greek word chilate, which means ring formation. अब तुमने देखा कि अभी तक मोनोडेंटेड लिगेंड किस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे थे सेंट्रल मेटल एटम के साथ, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि डाइडेंटेड लिगेंड कैसे बनाता है। जैसे अब यहाँ पर ये जो एग्जांपल लिखा है CuEn होल स्क्वायर, तो इसमें अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो Cu2+ बीच में होगा, ठीक है, देखना यहाँ पे आराम से। En का स्क्वायर का मतलब हो गया NH2 CH2 CH2 NH2। अब इस N पे लोन पेयर है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, इस N पे लोन पेयर है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने की वजह से तुम ये देखो कि यहाँ पे क्लोज लूप बन गया है, ये एक रिंग बन गई है। रिंग नहीं बन रही, देखो यहाँ से शुरू हुआ है, शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया। तो जितने भी पॉलीडेंटेड लिगेंड है जब एक साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंकते हैं ना, तो ये एक क्रैब की तरह, एक दांतों की तरह एकदम ऐसे जकड़ लेते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं चिलेट बनाना, चिलेट लिगेंड कहना, चिलेशन करना, रिंग बनाना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में EN। तो जितने भी पॉलीडेंटेट होंगे वो सब ये प्रॉपर्टी शो जरूर करेंगे, याद रखना। तो कह रहा है when a polydentate ligand simultaneously coordinates to a metal atom by more than one donor site, then a ring time close structure is formed. The ring is called chilate ring. Such ligands are called chelating ligands and the process is called chilation. फ्लेक्सीडेंटेड मैंने आपको पढ़ा दिया है। कोऑर्डिनेशन नंबर पे आते हैं। द नंबर ऑफ लिगेटिंग एटम्स दैट आर डायरेक्टली बाउंड टू द सेंट्रल मेटल एटम, या ये कह लो इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन द सेंट्रल एटम एंड द लिगेंड। कितने बॉन्ड सेंट्रल एटम लिगेंड के साथ बना रहा है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे यहाँ तुमको 4 दिख रहा है, सीधी सीधी बात, तो निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। यहाँ तुम्हें 6 दिख रहा है तो Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। यहाँ तुम्हें 5 और 1 ये दिख रहा है तो Fe का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। यहाँ तुम्हें 3 दिख रहा है तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। नहीं, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर का असलियत में जो फॉर्मूला है मेरे बेटे, वो ये लिखा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लिगेंड्स। नंबर ऑफ लिगेंड जैसे यहाँ पे 4 हो गए, 6 हो गए, 5 हो गया, 1 हो गया, मल्टीप्लाई बाय इट्स डेंसिटी। ये वर्ड कैसे भूल सकते हो यार। तो जैसे यहाँ पे कोबाल्ट, सॉरी कार्बोनिल लिगेंड है ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स तो 4 है, लेकिन डेंसिटी इसकी 1 है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। साइनाइन मोनोडेंटेट है, इसलिए 6 × 1 6 है।
H2O मोनोडेंटेट है, NO मोनोडेंटेट है, इसलिए 5 + 1 6 है। लेकिन EN अभी मैं आपको चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ कि EN हमारा डाइडेंटेट लिगेंड होता है, तो 3 × 2 करेंगे तो इक्वल टू 6 आएगा। क्लियर? चलो तुमको एक बार ये चीज़ समझा देते हैं, हमें लग रहा है कि कोई दिक्कत होगी तुम्हें। हमने तुमको कहा कि COEN3Cl3। देखो ये वाला तो हम दिखाते ही नहीं है, ये वाला हम बिल्कुल नहीं दिखलाते, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला ही लिगेंड है, उसी को दिखलाते हैं। तो सेंट्रल मैटर एटम आपके पास CO3+ है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसलिए है क्योंकि 6 बॉन्ड बना रहा है। 6 बॉन्ड इसलिए बना रहा है क्योंकि 3 3 EN है। 3 EN का ये मतलब है कि NH2 CH2 CH2 NH2। एक EN के आने से 2 बॉन्ड बन रहे हैं, एक इस NH2 से, एक इस NH2 से। तो 3 EN के आने से 6 नहीं बनेंगे। अब एक EN इनके बीच में आएगा, एक EN इनके बीच में आएगा। तो बस ये समझाना चाह रहा था मैं आपको। ओके, नेक्स्ट कमिंग इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। तो जैसा आपने देखा कि कोई भी सेंट्रल में एटम एटम जो है लिगेंड के साथ एक फिक्स ज्योमेट्री के साथ लिंक्ड अप है। ऐसा नहीं कि हम 6 बॉन्ड कहीं पे भी बना दें, वी हैव टू थिंक ऑफ द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और अगर 4 बॉन्ड है तो टेट्राहेड्रल स्क्वायर पिनर ज्योमेट्री, 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सो ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दैट जब भी लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ेगा तो किसी एक फिक्स ज्योमेट्री या स्पेशल अरेंजमेंट के साथ जुड़ेगा, और इसी प्रोसेस को कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन कहते हैं। तो the spatial arrangement of the ligand atoms which are directly attached to the central atom is called coordination polyhedron. होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक। ओके, सो होमोलेप्टिक का मतलब है जब एक ही प्रकार का लिगेंड हो सेंट्रल मेटल एटम के साथ। जैसे यहाँ पे सिर्फ साइनाइड है, यहाँ पे सिर्फ CO है, यहाँ पे सिर्फ CO है। तो होमोलेप्टिक complexes are those complexes in which the central atom is coordinated with only one kind of ligand. और उसी तरीके से हेट्रोलेप्टिक क्या होगा? हेट्रोलेप्टिक complexes, हेट्रो मीन्स अलग अलग, होमो मीन्स सेम। तो हेट्रोलेप्टिक मीन्स इन विच सेंट्रल एटम इज कोऑर्डिनेटेड विद मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड। जैसे यहाँ पे FeH2O के साथ भी लिंक है, NO के साथ भी लिंक है। क्लियर? सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज द नॉमेनक्लेचर, जो हमारा मेन मुद्दा है यहाँ पे। नॉमेनक्लेचर से पहले आपको ये बेसिक चीजें जाननी जरूरी थी जो मैंने आपको पढ़ाई हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कुछ रूल्स हैं जो आपको नोटबुक में नोट कर लेने चाहिए, तभी आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि सबसे पहले हम लोगों को केटायन का नाम लिखना होता है। अब जैसे अगर NaCl है तो NaCl का नाम सोडियम क्लोराइड ही लिखोगे ना। KCl है तो पोटेशियम क्लोराइड ही लिखोगे ना, क्लोरो पोटेशियम तो नहीं लिखोगे या क्लोरो सोडियम तो नहीं लिखोगे। उसके बाद जैसे जो सेकंड रूल है वो है कि अगर तुम कॉम्प्लेक्स के अंदर घुस रहे हो तो पहला रूल ये है कि कैटायन पहले लिखा जाएगा, एनायन बाद में लिखा जाएगा। दूसरा रूल है कि जब तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट की नेमिंग आएगी तो वहां पर दो तरीके की चीजें होंगी, एक सेंट्रल एटम और एक लिगेंड। तो लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा, उसके बाद सेंट्रल एटम का नाम लिखा जाएगा। इन नेमिंग द कोऑर्डिनेशन एंटिटी द लिगेंड नेम शुड बी रिटन फर्स्ट एंड देन द सेंट्रल मेटल एटम। अब लिगेंड के नाम लिखने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे नेगेटिव लिगेंड्स जितने भी हैं, F माइनस फ्लोराइडो, Cl माइनस क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, नाइट्राइटो, N नाइट्राइटो O। अब ये जो एम्बीडेंटेड लिगेंड है ना, तो नाइट्राइटो N लिखना पड़ेगा ये दिखाने के लिए कि N से बॉन्ड बन रहा है। नाइट्राइटो O का मतलब है O से बॉन्ड बन रहा है। Cn माइनस के दो नाम है, साइनाइडो, सियानो, एसीटेटो, परऑक्सो। सो दीज आर सम नेगेटिव लिगेंड्स जो कि मोस्टली यूज होते हैं। इनको एक बार देख लोगे तो याद हो जाएगा, फर्जी रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कुछ और भी दिए हैं, OH माइनस हाइड्रोक्साइडो, सल्फेटो। कुछ तो बहुत आसान है ना, जैसे अब CO3 माइनस को तुम बचपन से क्या पढ़ते आए हो, कार्बोनेट, तो अब कार्बोनेटो हो जाएगा। Cl माइनस तुम क्लोराइड पढ़ते आए हो तो क्लोराइडो हो जाएगा। मतलब नेगेटिव लिगेंड का ये कहना है कि यू शुड एंड विद लेटर O, बस।
अब N3- अगर पढ़ा हो तो ये एजाइड आयन होता है, लेकिन लिगेंड की तरह एक्ट करेगा तो इसका नाम हो जाएगा एजाइडो। H- को हम हाइड्राइड बोलते हैं, लेकिन लिगेंड की तरह हो जाएगा हाइड्राइडो। सिमिलरली यू हैव टू लर्न सम नेम्स, कुछ नाम याद करने पड़ेंगे। पॉजिटिव लिगेंड्स में ये तीन ही हैं, जिसमें सबसे पहला वाला बहुत ज़्यादा यूज होता है, नाइट्रोसोनियम आयन। न्यूट्रल लिगेंड्स में जो कॉमन नेम होते हैं वही यूज होता है, जैसे इसको मिथाइलअमीन बोलते हैं तो ये मिथाइलअमीन ही है। ये एथेन 1,2 डायमीन है तो ये एथेन 1,2 डायमीन ही लिखेंगे, लेकिन कुछ नाम थोड़े से अलग होते हैं, जैसे H2O वाटर होता है लेकिन यहाँ पर इसको एक्वा यूज करेंगे। NH3 अमोनिया होता है लेकिन यहाँ पर एमाइन यूज करेंगे, और याद रखना है यहाँ पर डबल एम होना चाहिए। NO नाइट्रोसिल, CO कार्बोनिल, CS थायोकार्बोनिल। क्लियर? अब अगर लिगेंड तुम्हारे पास एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करेंगे। तो अभी तक कितने रूल्स देख लिए तुमने? तुमने 3 से 4 रूल देख लिए। पहला, सबसे पहला नाम कैटायन का लिखा जाएगा, फिर एनायन का लिखा जाएगा। फिर अगर तुम कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करोगे, जो कि सेकंड रूल है, तो कॉम्प्लेक्स में पहला नाम लिगेंड का, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल एटम का जैसे ही नाम लिखते हैं उसके बाद उसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखते हैं इस तरह से ब्रैकेट में। लिगेंड का जब नाम लिखोगे तो वर्ड ओ आगे जरूर लगेगा अगर नेगेटिव लिगेंड है। पॉजिटिव लिगेंड है तो उसका एक ही नाम याद रखना है, नाइट्रोसोनियम। न्यूट्रल लिगेंड में नाम वही रहेंगे जो रहते हैं, एक्सेप्ट फॉर दीज 3-4 नेम्स। और अगर आपके पास एक से ज्यादा लिगेंड है यानी कि हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है, तो लिगेंड्स के नाम लिखते हुए ये याद रखना कि तुम्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को चूज करना है। जैसे ये Cl क्लोराइडो है, ये तुम्हारा C से स्टार्ट हो रहा है, नाइट्राइटो N से स्टार्ट हो रहा है, NH3 अमाइन से स्टार्ट हो रहा है, तो NH3 का पहले नाम लिखा जाएगा। अगर तुम्हारे पास एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, सॉरी एक से ज्यादा लिगेंड्स हैं, तो उसके पहले वर्ड डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ये लगेगा। अब जैसे ये Cl2 है तो इसका नाम डाई क्लोराइडो हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, डाई ट्राई नाम रिप्लेस हो जाता है बिस ट्रिस से अगर किसी लिगेंड के नाम के अंदर ही डाई हो। अब जैसे ईएन है, ईएन के नाम के अंदर ही वर्ड डाई है, तो इससे पहले हम ट्राई नहीं लिख सकते, हम ट्रिस लिखेंगे। डाई नहीं लिख सकते, बिस लिखेंगे। तो ये रूल्स आप पढ़ो, ये आपके पढ़ने के लिए। हम तो छोटे में समझा रहे हैं, आपको पढ़ना है एक बार। ठीक है, पॉज करो वीडियो, इसको एक बार अच्छे से कायदे से पढ़ो कि ये क्या कह रहे हैं हम। नेक्स्ट आता है एंडिंग ऑफ नेम। देखो, तुम्हारे पास 3 तरीके के कॉम्प्लेक्स होते हैं, कैटायनिक, न्यूट्रल, एनायनिक। अगर कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो नेम ऑफ द मेटल शुड बी रिटन एज सच। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही लिखेंगे। देखो, फॉर कैटायनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स द नेम ऑफ द मेटल इज रिटन विदाउट एनी करेक्टरिस्टिक एंडिंग। जैसे अगर ये कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो नेम ऑफ द सेंट्रल एटम एंड विद एट, ATE। अब देखो, ये खूब सारे क्वेश्चंस करवाएंगे तो तुम्हें समझ में आएगा। चलो, इसमें से पहले कुछ थोड़े आसान आसान से करके दिखाता हूं मैं तुम्हें। जैसे ये C वाला है, B वाला है, A वाला भी बताएंगे लेकिन थोड़ा टाइम रुक के। जैसे B वाला हम बता रहे हैं, K3FeC2O4 थ्राइस। हम्म तो इसमें तुम्हें कैसे लिखना है नाम? सबसे पहले कैटायन आ रहा है, कैटायन हमारा पोटेशियम है। याद रखना, कैपिटल लेटर यूज नहीं कर सकते। और जब हम स्क्वायर ब्रैकेट का नाम लिखेंगे ना, तो इट शुड बी रिटन एज वन वर्ड, कोई भी स्पेस नहीं छोड़ी जाएगी बीच में। अब हम कॉम्प्लेक्स के अंदर आ रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले लिगेंड है, तो ट्राई ऑक्जेलेटो। चूंकि ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है इसलिए Fe आयरन नहीं लिखा जाएगा, फेरेट लिखा जाएगा। सबसे पहला नाम हमने, सबसे पहली बात हमने पहले कैटायन का नाम लिखा, कैटायन के बाद ही हमने एनायन का नाम लिखा।
एनायन चूंकि हमारा स्क्वायर ब्रैकेट वाला था, कॉम्प्लेक्स था, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसे तो सबसे पहला नाम हमने लिगेंड का लिखा, लिगेंड के बाद हमने सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा। लास्ट रूल में पढ़ा था कि अगर एनायनिक होता है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम ATE से एंड होना चाहिए। ये चीज बताना मैं भूल गया कि कुछ का नाम ग्रीक लेटर से होगा, लैटिन लेटर से होगा। जैसे आयरन आयरनेट नहीं हो सकता तो उसको हम फेरेट ही लिखेंगे। गोल्ड गोल्डेट नहीं हो सकता, ऑरेट लिखेंगे। अब कोबाल्ट है, कोबाल्टेट हो सकता है, लेकिन आयरन आयरनेट नहीं हो सकता। सिल्वर सिल्वरेट नहीं हो सकता, उसको अर्जेंटेट लिखेंगे, सॉरी हाँ अर्जेंटेट लिखेंगे, है ना। तो जब भी हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं उसके बाद हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगी? पोटेशियम का +1 होता है तो ये +3 है, Fe का x है, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +3। क्लियर? अब जैसे हम दूसरे का नाम करने जा रहे हैं यानी कि C वाले का, ये लिखा है जैसे COCl2En2Cl, दो चार नामों में समझ में आ जाएगा, अभी पेशेंस रखना पड़ेगा। ये C से शुरू हो रहा है क्लोराइडो, ये E से शुरू हो रहा है इथेन 1,2 डायमीन। इनके जो ओरिजिनल नाम होते हैं उसके हिसाब से ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर चूज किया जाता है। क्लोराइडो C से स्टार्ट हो रहा है, तो दो है तो डाइक्लोराइडो, फिर ये दो है, याद रखना इथेन 1,2 डायमीन, ओरिजिनल नाम में डाई आ रहा है तो पहले हम लोग डाई नहीं बिस यूज करेंगे, ठीक है। तो बिस इथेन 1,2 डायमाइन ब्रैकेट क्लोज। फिर हमको सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है यानी कि कोबाल्ट। अब हम कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, सिर्फ कोबाल्ट ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेटा जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है, जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है वो क्या है? कैटायनिक है। और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम का नाम होता है वही लिखते हैं। नेक्स्ट मेरे बेटा, आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है और थोड़ी सी जगह छोड़कर क्लोराइड लिखना है। तो एक बार रूल्स फिर से रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले मैंने कैटायन का नाम लिखा, फिर एनायन का नाम लिखा। कैटायन और एनायन के नाम के बीच में थोड़ी सी जगह आप छोड़ सकते हो, ये जो मैंने जगह छोड़ी है थोड़ी सी जगह छोड़ सकते हो। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं इट शुड बी रिटन एज वन वर्ड, और कैपिटल लेटर की कोई जगह ही नहीं है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। कैपिटल लेटर कहीं नहीं यूज करना है, इवन स्टार्टिंग लेटर शुड बी स्मॉल लेटर। और ये देख लो एकदम सिधाई में मैंने एक ही नाम लिखा है, कोई स्पेस नहीं छोड़ी है, आपको भी नहीं छोड़नी है, ये रूल है बेटा। अब सल्फेट आयन है तो सल्फेट आयन को सल्फेट ही लिखोगे ना, उसके बीच में एस अलग यू अलग तो नहीं लिखोगे। तो बेटा ये एक एंटिटी है, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज एक एंटिटी है, एक कॉम्प्लेक्स आयन है, उसको तुम एक ही नाम से संबोधित करोगे। तो पहले कैटायन का नाम फिर एनायन का नाम। कॉम्प्लेक्स अगर आ जाता है तो कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले लीगेंड का नाम फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम। लीगेंड अगर एक से ज्यादा होते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चूज किया जाता है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर उसके ओरिजिनल नाम के आधार पे किया जाता है। डाई ट्राई उस पर पार्टिसिपेट नहीं करता है। तुम ये ना सोचना सर ये बी से स्टार्ट हो रहा है, ये डी से स्टार्ट हो रहा है तो आप पहले उसको लिखिए ना, उसका ओरिजिनल नाम ई से स्टार्ट हो रहा है। क्लोराइडो का ओरिजिनल नाम सी से स्टार्ट हो रहा है तो हम सी को पहले लिखेंगे। क्लियर? ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। एक्स -2, En पे कोई चार्ज नहीं होता है, 0 -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डी वाला, K3Cr C2O4 थ्राइस ब्रैकेट क्लोज। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले कैटायन का नाम, कैटायन पोटेशियम है, फिर कैटायन एनायन के बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ सकते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स आ रहा है, कॉम्प्लेक्स में C2O4 को ऑक्सिलेट आयन बोलते हैं, तो ट्राई ऑक्सिलेटो हो जाएगा ये। फिर क्रोमियम का हो जाएगा क्रोमेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, +3 +x
-6 इक्वल टू 0, क्योंकि C2O42 माइनस ये होता है, -2 का चार्ज होता है, तो ये हो जाएगा 3। आई होप थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। K4NiCN4, इसका बताओ, सोच के लिखो भाई फटाफट। क्या नाम होगा? देखो पोटेशियम, अब जगह छोड़ेंगे, लिखेंगे टेट्रा सियानो, निकल है और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो निकलेट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 0 -4, 0 आ रही है तो 0 आ रही है तो 0 लिखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट कंपाउंड इज दिस। इसके आगे कुछ नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्रा, सीओ को बोलते हैं कार्बोनिल, फिर निकल 0, 0 इसलिए क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 ही आएगी, निकाल कर देख लेते हैं, x + 4 × 0 = 0, तो 0 आ रहा है। समझ में आ रहा है ना तुम लोग को वही। नेक्स्ट है COBr2En²+, अब ये दे दिया, अब कैसे करेंगे? सिंपल है, करके देखो। देखो डाई, देखो ये बी से स्टार्ट होता है, ये ई से स्टार्ट होता है, तो डाई ब्रोमाइडो बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन, कोबाल्ट, क्योंकि पॉजिटिव लीगेंड है तो कोबाल्ट ही लिखेंगे, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगी? x -2 +2 × 0 = +1, x = +3 आ रहा है। लास्ट में आयन जरूर लगाएंगे। तुम खुद सोचो, तुम अभी तक Na को बोलते थे क्या? सोडियम, और Na+ को भी सोडियम बोलोगे? नहीं ना, सोडियम आयन बोलोगे। तो सिमिलरली अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगाए तो आयन वर्ड आगे जरूर लगाएंगे, बट ऑब्वियस वाली बात है। PtNH3² ClNO2, okay. Next is PtNH3², और क्या था? Cl और NO2। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ दिया नहीं है तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, काउंटर आयन भी नहीं है, नामकरण करो। देखो x +2 × 0 +-1 +-1 = 0, x = +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ये A से स्टार्ट होता है, ये C से स्टार्ट होता है, ये N से स्टार्ट होता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से डाईएमाइन डबल M वाला आएगा, फिर आएगा क्लोराइडो, फिर आएगा नाइट्राइटो N। तो लिगेंड्स का टेबल वाला चार्ट एक बार देख लेना। उसके बाद Pt लिखा है, Pt का मतलब प्लैटिनम, क्योंकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम वही रहेगा जो होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और आंसर खत्म।
क्योंकि काउंटर आयन नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। CrNH3 स्क्वायर Cl2EnCl। आई होप यही देखा था हमने, ये वाला कर रहे हैं CrNH3 स्क्वायर Cl2EnCl। तो बताओ कैसे करेंगे, सोच के देखो। आओ, ये A है, ये C है, ये E है। तो पहले नाम डाईअमाइन डबल M वाला, क्लोराइडो, फिर सीधा ब्रैकेट ओपन करेंगे क्योंकि En हमारा एक ही है तो बिस्ट्रिस लगाने की आवश्यकता नहीं है बेटा। इथेन 1,2 डायामीन, फिर आता है क्रोमियम, चूंकि हमारा ये पॉजिटिव वो है कॉम्प्लेक्स, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर हल्की सी स्पेस छोड़कर क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, आइए चलिए कैलकुलेट कर लें। x प्लस 0 -2 प्लस 0 -1, Cl की ये -1 है ना, तो +3 आ रही है। तो अब आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं। थोड़ी और प्रैक्टिस करिएगा, एक बार कुछ दिक्कत हो तो फिर से समझिएगा वीडियो को। और भी कुछ हैं टिपिकल IUPAC नेम्स, आई विल डिस्कस देम इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी ये बेसिक सीख लो पहले, फिर हम लोग और बताएंगे आपको। अच्छा एक बात और, जितने बोर्ड्स में कवर हो सकता था मैंने आपको बता दिया। अगर अब आपको उल्टा काम करना हो, यानी कि आपको फॉर्मूला दिया है और आपको मतलब नाम दिया और फॉर्मूला बनाना है, तो कैसे करेंगे, जो कह रहा है वो कर दो। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल ये लिखा है, पोटेशियम कह रहा है तो पोटेशियम लिख दो। उसके बाद ये नाम एकदम एक साथ लिख के आ रहा है तो स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है, टेट्राहाइड्रोक्सो आइडो जिंकेट। अच्छा Zn लिखा है, फिर टेट्राहाइड्रोक्सो आइडो, यानी कि OH 4 बार। अब हमें ये बताना है कि जो K है वो बाहर कितना है, ये है मुद्दे वाली बात। जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्वेश्चन में +2 दिया है, OH का चार्ज -1 होता है तो क्या हो गया -4। कॉम्प्लेक्स के अंदर जो बच रहा होता है मैग्नीट्यूड देखो कितना है, -2, माइनस को मारो गोली, 2 है ना, तो K यहाँ पे 2 हो जाएगा, खत्म बेटा, इतनी सीधी सी बात है। चलो नेक्स्ट करके देखते हैं। कह रहा है टेट्रा एमाइन, सेकेंड वाला एग्जांपल देखो क्या कह रहा है, टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो पहले तो सेंटर मेटल एटम लिखते हैं, यानी कि कोबाल्ट लिख लिया, फिर जो कह रहा है वो कर लो, कह रहा है टेट्रा एमाइन तो NH3 को 4 बार लिख दिया, फिर एक्वा कह रहा है तो एक बार H2O लिख दिया, फिर क्लोराइडो कह रहा है तो एक बार Cl लिख दिया, फिर ब्रैकेट क्लोज और आगे क्लोराइड। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं, एक चीज और बता दें, अक्सर हम ये सोचते हैं कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा है उसको ट्राइक्लोराइड डाइक्लोराइड क्यों नहीं लिखते। जैसे अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो ये डाइक्लोराइड नहीं लिखेंगे बाहर, इसको सिंपल क्लोराइड ही लिखेंगे, या क्लोराइडो नहीं लिखेंगे, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द लिगेंड बेटा, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द लिगेंड, ठीक है। तो जैसे बाहर यहाँ पर क्लोराइड लिख दिया हमने, तो आखिर कितने क्लोराइड हैं ये मुद्दे की बात है। तो आइए अंदर चार्ज निकाल लेते हैं। तो कोबाल्ट का चार्ज क्वेश्चन में 3 दिया है तो +3, इसका चार्ज 0 होता है, इसका चार्ज 0 होता है, इसका चार्ज -1, तो कितना बच रहा है, प्लस का 2 बच रहा है, तो यानी कि यहाँ पर 2 होगा, खत्म। तीसरा तुम लोग ट्राई करो, आंसर मैं बताता हूँ। पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट, तो पहले पोटेशियम लिखा है, फिर सेंटर मेटल एटम एल्यूमिनेट है, फिर ट्राई ऑक्सीलेटो का मतलब हो गया C2O4 3 बार है। अब आओ अंदर का चार्ज कैलकुलेट करें। एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन कितनी है, +3, इसका चार्ज होता है -2 यानी कि -6, यानी कि हो गया -3, कितना बच रहा है 3, तो यहाँ पर 3 आ गया। चलिए फोर्थ वाला भी कर लेते हैं। डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डायमाइन कोबाल्ट 3 आयन, तो कोबाल्ट पहले लिख दिया,
फिर डाइक्लोराइडो, फिर बिस का मतलब En 2 बार है और आयन है। चलो ठीक है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 क्वेश्चन में गिवन है, ये -2 ये 0 होती है, टोटल +1 बच रहा है तो ऊपर प्लस का ऐसे साइन आ जाएगा। टेट्रा कार्बोनिल निकल कैसे होता है, NiCO4, ये भी करके दिखाया। आई होप आपको बहुत ही जल्दी मैंने IUPACO फॉर्मूला सिखाने की कोशिश करी है और आपको आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन हम और करते हैं, देन वी विल एंड दिस वीडियो। हमारी नज़र इस पर पड़ गई तो हमने कहा बता दें। ये जो H वाला देख रहे हो, क्या लिखेंगे इसका नाम, पेंटा एमाइन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, और स्पेस छोड़कर क्लोराइड लिखेंगे, डाइक्लोराइड नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो Cl2 जो है अभी आपने देखा फॉर्मूला मेकिंग में, वो सिर्फ चार्ज को बैलेंस करने के लिए आता है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, जैसे इसकी तो x हो गई, NH3 की 0, ONO की -1, Cl2 की -2, तो ये 3 आ गया। तो बताइएगा आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई, और नेक्स्ट पार्ट इसका कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। टिल देन स्टे ट्यून टू सागर का केमिस्ट्री का सागर, बाय सागर बरजातिया।